जब से मेरी शादी हुई थी ये रोज़ का माहौल था। वे 12 बजते ही कमरे से निकल जाया करते और अपने वालिद को दवाई देने जाया करते। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद वापस आया करते थे, जब तक मैं सो चुकी होती थी। क्योंकि मेरी शादी को अभी सिर्फ़ 1 ही हफ़्ता हुआ था, तो मैं इनसे पूछ भी नहीं पा रही थी कि आखिर वे इतनी देर से क्यों आया करते हैं। शर्म और लिहाज से कभी कोई शिकवा तक नहीं किया। भला अपनी नई नवेली दुल्हन को कौन इस तरह रातों को अकेले छोड़कर जाता है। मगर मेरे लफ्ज़ सिले हुए थे। घर वालों ने समझाया था कि पति को अपनी पत्नी को समझने में थोड़ा वक्त लगता है और तुम भी उसको अपने अनुसार अपने आप को बदल देना, अपनी इच्छाओं को बदलने की कोशिश करना। तभी मैं अपनी माँ की नसीहत को अपने पल्लू से बांधे हुए थी, लेकिन मेरा आज दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊँ। ना जाने इस घर में क्या हो रहा था। मुझे तो आज तक अपने ससुर के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वे अपने बेटे के अलावा और किसी को देखते तो घबराहट की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। वे सुस्त हो जाया करते। तभी वे अकेले ही वहाँ रह रहे थे। मेरे ससुर को खाना भी वही खिलाया करते, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ महसूस हो रहा था। मैंने आज तक अपने ससुर को देखा नहीं था, ना ही उन्होंने आज तक मुझे देखा हुआ था। मेरे ससुर के कमरे में ताला लगा दिया जाता और वे चाबी भी मेरे पति के पास ही थी। इन्हीं सोचों में फजर की अजान शुरू हो गई। आज मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी तरीके से आज ये राज जान कर रहूँगी। इसलिए मैं अमन के ऑफिस जाते ही ससुर के कमरे तक आई। मैंने लॉक खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका ताला खुला नहीं था। फिर मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। मुझे हल्की हल्की सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और हल्का सा एक साया भी महसूस हुआ था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं उल्टे कदमों से भाग गई और वहाँ अपने कमरे में आ गई और ज़ोर से अपने दरवाज़ा बंद किया। और दहशत से मेरी हालत बुरी हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ससुर तो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पाते थे। ये बात मुझे मेरे पति ने बताई थी और मैं अपने हाथों से अपने ससुर के लिए सूप बना कर रखा करती थी और शाम को मेरे पति पिला देते थे। मेरे दिमाग में यही बात चल रही थी कि कमरे में कोई था जो चल फिर सकता था। अगर वे मेरे ससुर थे तो वे इस तरह का नाटक क्यों कर रहे थे? अगर वे चल सकते थे तो धोखा किस लिए दे रहे थे? ये ख्याल मुझे रहने नहीं दे रहा था। मैंने आज रात सच जाने का फैसला कर लिया। इस वक्त घर पर कोई नहीं था। दोपहर हो रही थी और अब सोने के लिए नींद आई थी। आंखें बंद होने लगी। कमरे को अच्छे से लॉक कर दिया। मैंने कहीं कि कोई मेरे कमरे में ना आ जाए। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और फिर शाम के 4 बजे खुली। मैंने घड़ी में वक्त देखा और उठी और किचन की तरफ चली गई और जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना बना दिया और चाइनीज़ राइस भी बना दिए, जो अमन को ज़्यादा पसंद थे। वैसे भी जब से मैं इस घर में आई थी तो मुझे कोई नज़र नहीं आया था जो मेरे नाज नखरे उठाता। मैंने दूसरे दिन से ही किचन संभाल लिया था। अपने ससुर के सूप बनाते हुए मेरा खून खौल रहा था कि आखिर क्यों नाटक कर रहे हैं। और अमन था जो अपने पापा के चक्कर में कब से वहीं पड़ा हुआ था, मगर मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। इतने में कुछ हलचल सी हुई और मैं चौंक उठी। वे अंदर आ चुके थे। मैं उनका चेहरा देखे जा रही थी। वे अंदर कैसे आए थे जबकि मैंने तो गेट खोला ही नहीं था। फिर अमन ने कहा, मरियम तुमने गेट क्यों खुला हुआ छोड़ दिया? मैंने तो नहीं, मैं तो बंद कर कर सोई थी। मैंने हैरान होकर कहा। अब वे मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगे। मैं ना जाने क्यों गड़बड़ा गई थी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ, मैंने घबरा कर कहा और खाना बनाने चली गई। आखिर कैसे मैं गेट बंद करना भूल गई। मैं सोचने लगी कि क्या वाकई मैंने गेट बंद नहीं किया था। मैंने खुद से सवाल किया, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने तो अपने हाथों से गेट बंद किया था। मैं बेख्याली में अपने हाथों की तरफ देखने लगी। इतने में अमन ने आवाज़ लगाई, कहाँ रह गई हो मरियम? अब्बा का सूप लेकर आओ जल्दी से। मैंने जल्दी से सूप प्याले में डाला और चम्मच रखा और अमन की तरफ ले गई। उन्होंने जल्दी से ट्रे पकड़ी और अपने कमरे में चले गए। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा खुलने से पहले ही अमन ने मुझे अपना फ़ोन दिया और कहा, ये चार्जिंग पर लगा दो।
मैं ना चाहते हुए भी फ़ोन लेकर अपने कमरे में चली आई। क्या उन्होंने मुझे हटाने को फ़ोन दिया था? मैं खुद से फिर पूछने लगी। मैं इसी उधेड़-बुन में लगी हुई थी कि अमन वापस आ गए। इस वक्त वे जल्दी आ जाया करते थे, बस रात को देर तक वहाँ रहते थे। अमन ने आज खाना नहीं खाया था, वे आते ही लेट गए थे। मैं कमरे से निकल आई। अब मैं बस रात का इंतज़ार कर रही थी ताकि अपने सब कुछ अपनी आँखों से देख सकूं, जो कुछ भी था। अब मुझे होशियार रहना था और वक्त गुजरता गया और वे वक्त भी आ गया। अमन ने कहा, मरियम तुम अब आराम करो, मैं अब्बा को दवाई देने जा रहा हूँ। मैंने उनको लाइट ऑफ करने के लिए कहा और सोने की एक्टिंग करने लगी। और जैसे ही वे बाहर निकले मैंने देखा कि बाहर की लाइट भी बंद है। अब मैं हिम्मत करके बाहर निकली और दबे पाँव ससुर के कमरे में जाने लगी। मुझे खौफ बहुत ज़्यादा लग रहा था, मगर मेरा खौफ भी आज मुझे आगे जाने से नहीं रोक पा रहा था। एक जुनून सर पर सवार था कि आज पता लगाऊंगी कि अमन कमरे में क्या करने जाता था और दरवाजे को अंदर से लॉक करके क्या करते थे। मैं बहुत आहिस्ता से कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हुई, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसी वक्त अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने कुछ गिराया हो, और उसके जवाब में अमन की आवाज़ आई थी। और जो कुछ भी मैंने सुना था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे जिस्म पत्ते की तरह कांपने लगा। खौफ से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे की तरफ आई और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आवाज़ वाकई अमन की थी। थर थर कांपते हुए मैं अपने बिस्तर पर बैठी और इतनी गर्मी में भी मुझे ठंड लग रही थी। मैंने कंबल खींचकर अपने पर डाल दिया, जबकि अभी एसी भी बंद था और कमरे में अच्छी खासी गर्मी थी। मुंह तक कंबल ओढ़े में मुसलसल सोचती जा रही थी कि कमरे में कौन था। ये ख्याल मुझे बार बार आए जा रहा था। नींद तो आ नहीं रही थी, बस एक खौफ था कि अमन कमरे में वापस आ जाएंगे। मगर आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि वे सारी रात कमरे में वापस नहीं आए। मुझे इल्म था कि वे आकर ही कहेगा कि अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सारी रात वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि वे यही बहाना हर दफ़ा कर देते थे। खौफ, पछतावा, सब कुछ मेरे साथ उमड़ रहा था। सांस तक लेना भी बहुत मुश्किल पड़ रहा था। मुझे अच्छे से याद था जब मैं 1 महीने पहले शादी करके आई थी। मेरे कज़िन के साथ मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब्बा को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता कि अपनी बहन के बेटे को ही दामाद बनाना था। मैं और आसिफ दोनों ही इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थे, लेकिन अब्बा की ज़िद के आगे मजबूर हो गए और उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो गई। लेकिन आखिरकार निकाह के टाइम पर वहाँ पर पुलिस आ गई और आसिफ को पकड़ कर ले गई, क्योंकि उसे एक कत्ल का इल्ज़ाम लगा था। हम सब ये सब तमाशा देखते रहे और पुलिस उसे ले गई। मुझे कुछ सुकून भी मिला कि जान छूट गई, मगर लोगों के सवालात के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मुझ में चाहे किसका भी कसूर हो, बारात तो मेरी ही वापस गई। यही ख्याल में मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मुझे देखकर अम्मा भी रोने लगी। तभी मेहमानों में से एक शख्स आगे आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चाचा आप परेशान ना हो, मैं करूँगा आपकी बेटी से शादी। ये सब बातें सुनकर अपना दिल थाम लिया और सारे मेहमान हैरत से उसे देखे जा रहे थे। उसने बहुत अच्छा आलीशान लिबास पहना हुआ था। उसका हुलिया बता रहा था कि वे किसी बड़े घराने का बेटा है। लोगों ने जानने की इच्छा हो गई कि आखिर ये कौन इंसान है। वो एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़कर उसका चेहरा भी देखना चाह रहे थे, जो एक गरीब बाप की इज्जत रखने के लिए उसकी बेटी को शादी करने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझे छोड़कर आगे बढ़ी थी कि उसका चेहरा देख सके। अब्बा के तो सर पर भूत सवार हो गया और वह कहना कुछ चाहते थे और जवाब से कुछ और निकल रहा था, मगर किसी ने इस नेक बंदे को जवाब तक नहीं दिया। तभी निकाह कराने वाले मौलाना सामने आए और कहने लगे कि अलीमुद्दीन होश करो, ये भला इंसान तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है और तुम हो कि उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो। तब अब्बा को होश आया और आसिफ का हाथ थाम कर अपने आँखों से लगाया और कहा, सरकार आप ये कुर्बानी ना दें, आपका और हमारा क्या बराबरी। अब्बा हैरत से रोने लगे और मैंने हैरत से अपने मुंह पर हाथ रख लिया, इसलिए क्योंकि वह अब्बा की फैक्ट्री के मालिक थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा था, लेकिन अमन ने मौलाना को निकाह पढ़ने के लिए कहा। अफरा तफरी में मेरी रुखसती हुई और मैं इस बड़े से बंगले में आ गई। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा नसीब जाग गया है। कहाँ मेरी कज़िन जैसा शराबी और कहाँ अमन जैसा करोड़पति इज़्ज़तदार लड़का।
वे शख्स जिसे दुनिया सलाम करा करती थी। दुनिया की हर नेमत उसके घर मौजूद थी, मगर उसके वालिद के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि इतनी दौलत होने के बावजूद भी उन्होंने घर में कोई नौकर भी नहीं रखा था। सारे कामकाज खुद ही किया करते। वैसे भी मुझे तो उससे ज़्यादा मेहनत काम करने की आदत थी। अब्बा के घर में सारे काम खुद ही करती थी, जबकि यहाँ तो ऑटोमेटिक मशीन थी। अब्बा के घर में कोयले फूंक फूंक कर घर में खाना पकाया करती। यहाँ पर तो 3 लोगों को खाना बनता, वह भी सारी सहूलियत मौजूद थी और फ्रिज भरा हुआ था। और अब्बा के घर बिना पंखे के मच्छर काटा करते, और जबकि यहाँ पर तो एसी की ठंडक थी, नर्म नर्म बिस्तर थे, दुनिया जहाँ की हर नेमत थी। और अमन भी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते। लेकिन जब से मैं यहाँ आई, एक बार भी मैंने ये नहीं जान सकी कि मेरा पति के अब्बा कैसे हैं, क्योंकि उनसे मेरी एक बार भी बात नहीं हुई। बस आज अमन ही मुझे उनकी खैर खबर दिया करते, लेकिन मुझे हर बात में एक नया पहलू नज़र आ रहा था। आखिर ऐसा क्या राज था जो यहाँ एक नौकर नहीं है या कोई जान पहचान वाला भी नहीं है। सारी चीज़ें अमन ही लाया करते थे, लेकिन मैंने तो कोई डॉक्टर नर्स यहाँ पर नहीं देखी जो अमन के बाप को देखभाल करती। शायद मुझे आज सब कुछ समझ आ रहा था कि हाँ, कोई नौकर क्यों नहीं है। अब मुझे इस रात से पर्दा उठाना था और सुबह का इंतज़ार करने लगी। सुबह होते ही मैं अमन का इंतज़ार कर रही थी, मगर आज भी वह बहुत देर से लगा रहा था। उससे 2 घंटे होने वाले थे, मगर मैं आज भी हमेशा की तरह सोई नहीं थी, क्योंकि अमन के ऑफिस जाते ही मैं कंबल तान कर सो जाती और शाम तक सोती ही रहती। लेकिन आज नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। आज मैंने सोच लिया था कि अपनी नींद दोपहर को ही पूरी कर लिया करूँगी। मैं आज बहुत बेबसी से अमन का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक मुझे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मैं तकरीबन उछल पड़ी। रात के इस पहर में इस तरह की आवाज़ सुनकर कोई भी घबरा जाता, और मैं तो अपने कमरे में कब से अकेली बैठी हुई थी। खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई। धड़कन तो इतनी तेज़ हो चुकी थी कि उसकी आवाज़ मुझे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। इतना खौफ के बावजूद मैं बेड से नीचे उतर ना सकी, क्योंकि मेरा दिल बंद होया जा रहा था। अमन भी ना जाने कहाँ रह गए। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि वे जल्दी से वापस आ जाएं। काफ़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अमन आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए। उनका हुलिया अजीब सा हो रहा था, जैसे किसी से कुश्ती लड़कर आए हों। माथे पर पसीना था और कमीज़ फटी हुई थी, और उनके बाजू पर भी चोट का निशान था। ये क्या हुआ अमन? मैंने दहशत से पूछा। मुझे जागता देखकर इनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वे सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस वक्त जाग रही हूँ। कि मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वे 2 कदम पीछे हट चुके थे। उनकी इस हरकत पर सख्त हैरान थी। अब तक जाग रहे हो तुम? उनका लहजा भी कुछ बदला हुआ था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नज़र का चश्मा भी नहीं पहन रखा था, जो वे कभी भी नहीं उतारता करते थे, क्योंकि उनको उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। तो आज वे कैसे? जिस शख्स के सामने मैं खड़ी थी वे मेरा पति नहीं लग रहा था। इस शख्स को तो मैं जानती भी नहीं थी। मैं बस उलझन भरी निगाहों से उनको देखे जा रही थी, जबकि वे सर झटक कर वॉशरूम जा चुके थे, और मैं भूल ही चुकी थी कि कुछ देर पहले किस तरह खौफ से मैं काँप रही थी। मगर इस वक्त मुझे अपने पति का हुलिया और रवैया दोनों ही डरा रहा था। या खुदा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या वे रोज़ इसी हुलिये में आया करते थे? मैं सर पकड़ कर बैठ गई। कुछ देर बाद वे बाहर निकले तो उन्होंने अपने कपड़े बदल चुके थे और हाथ मुंह धोकर फ्रेश लग रहे थे। अब इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और आंखों में वही नज़र का चश्मा जो कभी अपनी आंखों से नहीं उतारा करते थे। मगर आज जो कुछ थोड़ी देर पहले वह कमरे में आए थे, जबकि मेरे जागने से पहले उन्होंने चश्मा पहन रखा था, सोच सोच कर परेशान हो गई थी। तब अमन ने कहा कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ लाइट ऑफ कर दो। ना चाहते हुए भी लाइट ऑफ कर दी और बेड पर लेट गई। आज मुझे बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा आज पहली बार हुआ था कि मैं इस वक्त जाग रही थी और कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ वह बहुत अजीब सा था। मैंने दिमाग पर जोर देने की कोशिश की कि आखिर वह आवाज़ किसकी थी। शायद किसी औरत की थी या किसी दहाड़ते हुए मर्द की। वे मर्द कौन था ये सोचकर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ऊपर से मुझे अमन का हुलिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। मैं अब सो नहीं पा रही थी, जबकि वे गहरी नींद में जा चुके थे। मैंने सोच लिया था कि ये राज मैं जान कर रहूँगी।
मगर इस वक्त तो खौफ के मारे मैं कमरे से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। फिर सुबह हो गई। अमन बहुत ही आराम से कमरे में दाखिल हुए थे। कारपेट पर उनके कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, लेकिन मैं महसूस कर सकती थी। उन्होंने आते ही एसी ऑन कर दी। शायद मुझे कंबल ओढ़े हुए देखा या फिर इन्हें कमरे में बहुत गर्मी महसूस हुई होगी। मैं अपनी जगह से टस से मस ना हुई। कुछ देर बाद अमन तैयार हो गए। उन्होंने परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैला दी थी। अब वे ऑफिस जाने लगे, लेकिन मैंने अभी तक अपने आप को कंबल में छुपा रखा था। मैं ऐसे इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जो ना जाने मुझे कब से धोखा दिए जा रहा था। वे कुछ देर बाद मेरे पास रुके। मुझे सोता समझकर वहाँ से चुपचाप बाहर निकल गए। मैं तो कब से इस बात का इंतज़ार कर रही थी। इनके जाते ही मैंने कंबल दूर फेंका, ऐसे कि ठंडक को अपनी सांस में उतारने लगी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि सख्त गर्मी में भी खौफ की वजह से सर्दी लगती सकती है। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और किचन में चली गई। आज मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नाश्ता तैयार करने की कोशिश की। मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी जंग जारी थी। इस घर से निकलना शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे काम आ सकती थी। मैंने किचन की हर दराज को खोल कर देखना शुरू किया। आज तकरीबन 11 दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इस घर में कैद हो चुकी हूँ। इस घर से निकलना मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा और आखिरकार मुझे अपने कमरे से एक चीज़ मिल गई जो कभी कभी शायद अमन यूज़ किया करते होंगे, जिसमें एक ऐसी गोली थी जो अब्बा कई बार अम्मा को ला कर देते थे जब उनके सिर में काफ़ी दर्द हुआ करता। वे कहते थे, सलमा ये नींद की गोलियां हैं, डॉक्टर ने कहा है जब भी दर्द हो ये खा लिया करो, फिर दर्द भी कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। मैं 8वीं क्लास तक पढ़ चुकी थी, तभी मुझे इनका नाम भी याद रह गया। मैंने वे गोलियां छिपा कर किचन में रख दी और मुझे अब शाम का इंतज़ार था। जैसे ही अमन घर पर आए मैंने उनको चाय में नींद की गोलियां मिलाकर दी। वे आज पहले से थका हुआ था और चाय पीकर तो वे अपना सर पकड़ कर बैठ गए। मैंने कहा, अमन आज आपके अब्बा को अपने कमरे में सुलाते हैं, मैं उनका ख्याल रखा करूँगी और वे कब तक अकेले पड़े रहेंगे। मेरी बात पर वे अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे, जैसे वे कुछ समझ ना पा रहे हों। मैं जल्दी से एक चारपाई उठा कर ले आई और अपने कमरे के कोने में रख दी। वे हैरत से बस मुझे देखे जा रहे थे। अब तक उनकी ज़बान पर कुछ नहीं आया, या तो गोलियों का असर था या कुछ और बात थी। मैंने कहा, आप आराम करो, मैं अब्बा को यहाँ लेकर आती हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा मुझे देखकर परेशान नहीं होंगे, आखिर मैं उनकी बहू हूँ। मैं कुछ न कुछ कहे जा रही थी जब अमन अपना सर पकड़कर बेड पर लेट चुके थे। वे कोशिश के बावजूद भी कुछ नहीं बोल पा रहे थे। उनकी आंखें बंद हो जा रही थी और कुछ ही देर में वे गहरी नींद सो चुके थे और मैंने अमन की जेब से कमरे की चाबी निकाल ली और अब मैं बिना खौफ के इस कमरे की तरफ चली गई। मुझे कुछ खौफ इसलिए नहीं था क्योंकि इस कमरे में जो कोई भी था वे अब तक बेहोश हो चुका होगा, क्योंकि मैंने सूप में भी नींद की गोलियां मिला दी और अमन ने आते ही उस कमरे में रहने वाले को सूप भी पिलाया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते वक्त मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़कने लगा कि ना जाने अंदर क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह एक आलीशान कमरा था, बेशकीमती फर्नीचर था, बाहरी महंगी चीज़ें, ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। कमरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बेड पर एक वजूद सोया हुआ था। वह एक लड़की थी। मैं धड़कते हुए दिल से आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी सगी फूफो की लड़की आशिया थी, जो आज से 5 साल पहले अचानक गायब हो चुकी थी। हमने हर जगह देख लिया था मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं था। सबने उसको मुर्दा ही मान लिया और आज इतने सालों के बाद अमन के इस कमरे में उसको देखकर इतने आरामगार बिस्तर पर सो रही थी। मैं कुछ ही देर तक उसे देखती रह गई। ऐसा लगता था जैसे इस घर की सारी दीवारें मुझ पर हंस रही हों। मैं जो बड़ी नाजों से अपने आप को इस घर में मालकिन समझती थी, आज मुझे मालूम हो चुका था कि मैं तो अपनी बहन की नौकरानी बना कर लाई गई थी। असलियत हकीकत तो मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे इसी वक्त यहाँ से निकलना था। मैंने वे कमरा जल्दी से लॉक कर दिया और अपना कमरा भी लॉक कर दिया और भागती हुई घर से बाहर आ गई। आज से पहले घर से निकलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। मैं भागते हुए सड़क पर आ गई। अब लंबी सड़क सामने थी और मेरा वजूद था। ये घर ऐसी जगह पर था
था जहाँ पर दूर दूर तक आबादी नहीं थी। मैं जब रुखसत होकर आई थी तो तब रात हो रही थी और मैंने गौर भी नहीं किया कि ये कैसा इलाका था और अब सूरज डूबने वाला था। मैं दूर भाग रही थी कि तभी अचानक से मुझे दूर से एक कार आती हुई नजर आई। मैंने कार को रुकने का इशारा किया और खुशकिस्मती से वे कार रुक गई। कार में जो औरतें बैठी थी उनका हुलिया बता रहा था कि वे बहुत ज़्यादा मॉडर्न घराने से थी। जब मैंने बताया कि मेरा अगवा हुआ है और मैं यहाँ से भाग गई हूँ तो उन्होंने जल्दी से मुझे बैठने के लिए कहा और कार वापस मोड़ी शहर की तरफ। मुझे इल्म हुआ था कि मैं शहर से इतनी दूर एक वीरान इलाके में रहा करती थी। अकेले में बहुत मुश्किल से पुलिस स्टेशन पहुँची। पुलिस को वह जगह जहाँ मैं मिली थी उन औरतों ने बताई। मैंने दोबारा वहाँ जाने से साफ मना कर दिया, इसलिए मुझे अब्बा के घर जाने दिया गया। अब्बा मुझे देखकर हैरत में पड़ गए। उनका कहना था कि वे रोज़ सुबह घर जाते थे मगर वहाँ पर कोई नहीं मिलता, साहब फैक्ट्री भी नहीं आते थे। तो अब्बा ने रोते हुए कह जा रहे थे। दूसरी सुबह पुलिस ले जाने के लिए आई थी। अब्बा और मैं थाने पहुँच गए थे तो वहाँ पर आशिया और अमन हथकड़ियाँ पहने हुए बैठे थे। आशिया को देखकर अब्बा खौफ से चिल्ला उठे। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि वे जिंदा भी थी। अभी अमन से सवाल किया कि आखिर मैंने क्या गुनाह किया था जो आपने मुझे इस कैद में कैद कर दिया। मैंने रोते हुए पूछा और पुलिस के गुस्सा करने पर अमन ने जवाब खोला और उसने बताया कि कई साल पहले मैंने जब फैक्ट्री का इंचार्ज संभाला तो इन्हीं दिनों मेरी आशा से मुलाकात हुई। वे मेरी ही फैक्ट्री में काम करती थी। मुझे उससे मोहब्बत हो गई मगर आशा एक गरीब थी, इसलिए मेरे अब्बा ने साफ मना कर दिया कि वे इसे कभी भी मेरी बीवी बनने नहीं देंगे। मगर मुझे आशा से इश्क हो गया और मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। तो अब्बा ने कुछ लड़के को भारी रकम देकर इसे अगवा कराने और किसी दूर दराज इलाके में फेंकने के लिए कहा। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि अब्बा इस हद तक जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही मुझे अब्बा के खास नौकर ने खबर दी कि आशा के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, तभी मैंने इन गुंडों से पहले ही आशिया को उस इलाके से बेहोश करके अपनी कार में डाला और इसी जगह ले आया जहाँ का पता मेरे अब्बा को भी मालूम नहीं था। हर जगह खबर चुकी थी कि आशिया मर चुकी है। अब्बा बहुत ज़्यादा खुश थे। जिन गुंडों को रकम दी थी वे खौफ के मारे अब्बा को कुछ ना बता सके कि उन्होंने तो उसे अगवा ही नहीं किया। मैंने आशा से निकाह कर लिया। हम बहुत ज़्यादा खुश थे। अब्बा को इस बात का इल्म नहीं था मगर एक दिन बदकिस्मती से उनको इस जगह का पता चल गया और जब उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे को एक साथ देखा तो आशा को जान से मारने की कोशिश की मगर मैंने इनकी जान बचाते बचाते अपने वालिद की जान ले ली। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। एक तरफ आशिया की गुमशुदगी का केस मीडिया में फैल चुका था और दूसरी तरफ अब्बा का कत्ल। तभी मैंने इस वीरान जगह में रह लिया और अब्बा को वहाँ पर दफना दिया और सबसे ये बात फैला दी कि उनको फारिश पड़ चुका है और वे मुल्क से बाहर हैं। मैंने आशिया को इसी घर में ज़िंदगी की हर खुशी देने की कोशिश की मगर 5 साल गुजरने के बाद वे माँ नहीं बन सकी। उसका एक जुनून बढ़ता जा रहा था। मैंने उसे कई बार उसका इलाज भी करवाया मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि वे कभी भी माँ नहीं बन सकेगी। दुनिया के लिए वे आशिया नहीं बल्कि रुबीना थी। आशिया को भूल चुके थे लेकिन अभी मैं उसे ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया करता मगर औलाद की चाह में ये किसी भी बच्चे को देखकर रोना शुरू कर देती और उसे खोना नहीं चाहता था। वे दिन पर दिन पागल होती जा रही थी। एक दिन मैं तुम्हारी शादी पर आया जब दूल्हा गिरफ्तार हो रहा था तो इसी वक्त मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैं तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आया। तुमसे निकाह का मकसद सिर्फ यही था कि तुमसे जो औलाद होगी वे मैं आशिया की गोद में रख दूंगा और इसी तरह मुझे किसी और के बच्चे को गोद भी नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ अपने मकसद की खातिर मैंने तुमसे निकाह किया। मैं अंधा हो गया था आशिया की मोहब्बत में। वे रोने लगा था और आशिया भी आंसू बहा रही थी। यकीन करो इस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि तुम आशिया की कज़िन हो। मैंने सोचा था कि बच्चा होने के बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और मैं चाहता था कि तुम भी इस कैद में रहना नहीं चाहोगी। मैं चश्मा जो पहनता था वह नज़र का नहीं बल्कि तुम्हें दिखाने के लिए था कि मेरी नज़र इस हद तक कमज़ोर है ताकि तुम मुझसे सवाल ना कर सको। और उस दिन आशिया ने गुस्से में आकर मुझ पर शीशे का गिलास दे मारा और तुमने इसकी आवाज़ और चीख सुनी थी। वे अक्सर बेकाबू हो जाया करती, तब वे मुश्किल से उसे सुलाकर तुम्हारे पास आया करता था। उसकी बातें सुनकर मेरा तन बदन जलने लगा। ये लोग दौलत के नशे में किसी का भी घर उजाड़ सकते हैं और किसी को भी अपने मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं शुक्र कर रही थी कि मैं इस मक्कार इंसान के बच्चे की माँ नहीं बन पाई, वरना मुझे अपनी सगी औलाद से भी महरूम कर
कर लिया जाता। मैं अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहाते हुए और खुशकिस्मती समझकर अब्बा के साथ वापस आ गई और सोच रही थी कि अब इन दोनों को कब तक जेल में रहना होगा। इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।